Hello dear students, this is Manish Prajapati, your bioeducator. आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th बायो और आज का हमारा टॉपिक रहेगा किंगडम मोनेरा। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लासिफिकेशन दी गई, जिसमें 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम देखा हमने, 4 किंगडम और उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि वेट कर था। तो उसमें हमने देखा था कि 5 अलग अलग किंगडम बनाए गए हैं, जिसमें है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे किंगडम मोनेरा को और उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। देखिए, किंगडम मोनेरा के अंदर मोस्टली हम पढ़ते हैं बैक्टीरियाज को। तो किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं। किंगडम मोनेरा इंक्लूड करता है उन सभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है जी, जो कि यूनिसेल्युलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। ये बात याद रखनी है। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल के बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्वियसली सेल्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इससे पहले आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था। 2 तरह के सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। मींस जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा वो ऐसे ही एक रीजन के अंदर पड़ा होगा और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होगी। तो ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो हो गए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर मोस्टली बैक्टीरिया इंक्लूड किए जाते हैं। ये बैक्टीरिया कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे जितना मर्जी कोल्ड रीजन हो, जितना मर्जी हॉट रीजन हो, कैसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो, ये आपको हर जगह दिखाई देंगे। सिर्फ आग को छोड़कर, आग में नहीं मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाकी हर जगह ये मिल जाते हैं। ऑब्वियसली इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। इनकी जो सेल है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेल वॉल मोस्टली किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। जब नेक्स्ट चैप्टर्स आगे आएंगे उनमें हम बैक्टीरिया की सेल की स्टडी भी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसकी सेल वॉल को बनाती हैं, और भी इस कंपोजिशंस हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन इनमें होता है। दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज भी अब्सेंट होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इस तरह की आपने प्लास्टिड्स हो गए, इस तरह की आपने माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। तो एक तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा और ना ही इसके अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होगी। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? नेक्ड होगा। नेक्ड का मतलब क्या है? जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है। तो डीएनए कैसा है? नेक्ड है। ऐसे ही सेल के अंदर एक रीजन के अंदर पड़ा होगा, और जिस रीजन के अंदर ये डीएनए पड़ा होता है उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जहाँ पे डीएनए पड़ा होगा, तो उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यही है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड है। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s
टाइप का राइबोसोम होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें एटीएस टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में हम पढ़ेंगे कि ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गई, आगे बढ़ने वाले हैं। और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी से केमिकल को यूज करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, केमिकल एनर्जी को यूज करके ही अपना खाना बनाते हैं, फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो हो गए कीमोसिंथेटिक। ऑटोट्रोफ में ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी। अगर हीटरोट्रोफ की बात करें, हीटरोट्रोफ में ये पैरासाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक मीन्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करता है। ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर रहता है, वहीं से अपना फीड लेता है। और ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक इंटरेक्शन में रहता है, एक एसोसिएशन में रहता है, मतलब अपने आप को भी फायदा पहुंचाता है और दूसरे को भी फायदा पहुंचाता है। और जो दूसरा होता है, दूसरा भी इसको बेनिफिट लेगा और खुद भी बेनिफिट उठाएगा। तो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। फूड की बात करें तो ये फूड क्या अपना स्टोर कर लेते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में करते हैं, कुछ और फॉर्म्स भी हैं। ठीक है जी। तो मोस्टली जो अपना फूड है ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। मोस्टली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इनके अंदर एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मिमिक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मतलब प्योरली ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब एक तरह से जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जीन्स के जो इनका जो जेनेटिक जो मिक्सअप होता है, उसको हम बोल देते हैं कि ये कुछ हद तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, तो मोस्टली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। शेप की बात की जाए कि ये किस किस शेप के होते हैं, किस किस तरह से बने होते हैं, तो ये राउंड शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल, जिनको कोकी बोलते हैं। ठीक है जी, सिंगल को कोकस बोल दिया। तो आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, वो बैक्टीरिया जो कैसा है, राउंड शेप में होता है। रोड शेप भी हो सकती है। ठीक है जी, रोड शेप होती है, तो ऐसे को बोलते हैं बेसिलस। यहाँ पे दी हुई है, ये रोड शेप है, ये आपकी राउंड शेप है। कोमा शेप भी हो सकते हैं, और कोमा शेप को क्या बोलते हैं, विब्रो बोल देते हैं। ये कोमा शेप बैक्टीरिया है। ऐसे ही स्पाइरल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जिनको हम स्पाइरलम बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, स्पाइरलम है। इनकी जो मोटिलिटी होती है, सॉरी, जो ये इनकी जो मूवमेंट होती है, वो डिपेंड करती है फ्लैजिला है या नहीं है। अगर इनके ऊपर ये फ्लैजिला बने हुए हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो वो मोटाइल होते हैं, इन्हीं की वजह से मूवमेंट करते हैं। अदरवाइज नॉन मोटाइल होंगे इनके पास अगर फ्लैजिला नहीं होंगे। तो किंगडम मोनेरा के अंदर ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जो मोनेरन्स होते हैं, मोनेरन्स मीन्स जो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया है दो तरह से। एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है जो बैक्टीरिया। अब इनको ही तो हमने पढ़ना है कि ये इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनके फर्दर क्या क्या इनके डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है आर्की बैक्टीरिया। देखिए आर्की बैक्टीरिया क्या है, वो बैक्टीरिया जो सबसे क्या है, प्रिमिटिव है। ये ऐसे बैक्टीरिया है, ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। कि जब लाइफ शुरू हुई होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, जो बैक्टीरिया बने होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बने गए थे। हमने पढ़ा था कि जो
क्लासिफिकेशन की गई है वो किस हिसाब से की गई है, एवोल्यूशन को भी इसमें देखा गया है। तो एवोल्यूशन के हिसाब से जो सबसे पहले जो लिविंग फॉर्म थी वो आर्की बैक्टीरिया के आसपास ही थी। तो आर्की बैक्टीरिया उस टाइम पे भी प्रेजेंट थे जब लाइफ शुरू हुई थी, और आज भी प्रेजेंट है। तो ये एंशियंट बैक्टीरिया है, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी बोल देते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो, एसिडिटी कैसी है, पीएच बहुत ज़्यादा है या पीएच बहुत कम है, वहाँ भी ये मोस्टली सर्वाइव कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह ये आपको देखने को मिलते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो मेनली 3 ग्रुप में हमने बनाए हैं। एक है मिथेनोजेंस, दूसरा है हेलोफिल्स, तीसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। तीनों के बारे में देखते हैं। मिथेनोजन, मिथेनोजन में आपको मीथेन आ रहा होगा याद। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एयर के अंदर रेस्पायर करते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पायर करते हैं, उसको बोलते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं उनको बोलते हैं हम एनारोबिक। तो ये क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, मीन्स इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये कहाँ मिलते हैं, रुमेन के अंदर मिलते हैं। रुमेन क्या है, स्टमक है, एक तरह से पेट है इनका। किनका, कैटल्स की बात करते हैं। तो जो भी कैटल्स हैं, जैसे काऊ है, बुफेलोज हैं, इस तरह से हैं, इनके अंदर ये रहते हैं, सरवाइव करते हैं। और वहां पे मोस्टली क्या है, सेलुलोज के डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। जितने भी हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, जैसे कैटल्स की हम अगर एग्जांपल लें तो ये क्या करते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट आसानी से नहीं किया जा सकता। ये जो मिथाइनोजेंस होते हैं, ये बैक्टीरिया इसके पेट के अंदर होते हैं, स्टमक के अंदर होते हैं, जिनको रुमेन बोलते हैं। तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन करते हैं तो रेस्पायर करेंगे एनारोबिकली, और जब रेस्पायर करेंगे तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। आजकल इन जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा यूज भी हो रहा है मीथेन गैस प्रोडक्शन के अंदर भी, और जो दूसरे सीवेज प्लांट हैं उनके अंदर भी। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है क्लिप के अंदर। तो ये जो पिक दी गई है, इस पिक में दिखाया गया है कि ये एक बफेलो है, और इस बफेलो के अंदर क्या है, इसका पेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जैसे ही इस यहाँ से फूड को इनटेक किया जाएगा और ये फूड इसके स्टमक के अंदर जाएगा, और ये उसके बाद क्या करेंगे, मिथेनोजेंस, ये बैक्टीरिया उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे। सेलुलोज डाइजेस्ट करने के बाद ये गैस को प्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम क्या है, मीथेन। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स भी कैसे हैं, एनारोब्स हैं, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। और ये ऐसे कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा साल्ट होता है। तो ये दिखाया गया है, ये एक साल्टी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो वाटर बॉडी है यहाँ दिखाया गया है, इसके आसपास क्या है, बहुत ज्यादा साल्ट क्या है, डिपॉजिट हो रखे हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ज्यादा साल्ट कंडीशन होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा साल्ट मिलेगा वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोल देते हैं हेलोफिल्स। थर्ड आता है आपके पास थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कैसे होती हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ये भी आपको याद रखना है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे है, ये एक वाटर बॉडी है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है, टेम्परेचर है। तो इस वाटर बॉडी के अंदर, इस टेम्परेचर वाली बॉडी के अंदर क्या हो गया, ये सब मिलते हैं। तो जितने भी थर्मो एसिडोफिल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे। जैसे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। या और जो वाटर बॉडी होंगी जो एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में होंगी, वहां पे आपको मिलेंगे, सरवाइव करेंगे। तो ये हो गया
आर्की बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। और इनकी जो मोस्ट ऑफ द जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो हमने शुरू शुरू में पढ़े थे, वही कैरेक्टर इनके हैं। तो अलग से कैरेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी थोड़ी सी आपको याद होना चाहिए कि ये कुछ ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जो मैंने आपको बात की थी कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमो ऑटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, किसी भी तरह के ये हो सकते हैं। अगर ये फोटोसिंथेटिक है, अगर यो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, तो उनको हम कहते हैं कि वो कैसे हैं, साइनोबैक्टीरिया है। उनका अलग से नाम दे दिया है साइनोबैक्टीरिया। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो एल्गी हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के अंदर, ये जो है क्योंकि किंगडम प्लांटी के अंदर मोस्टली हमने क्या लिया है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स को लिया हुआ है। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को लिया हुआ है। लेकिन ये कैसे है, यूनिसेलुलर है। और इनको हमने क्या है, अलग किया हुआ है, रखा हुआ है किनके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो एल्गी जैसे इनके कैरेक्टर्स होते हैं, एल्गी की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो बहुत से कैरेक्टर इनके साथ क्या मिलते हैं, प्लांट सेल की तरह भी मिलते हैं। इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, इनके अंदर पिगमेंट की वजह से भी, जो ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया इसका नाम दिया हुआ है। तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर है। ठीक है जी, एक सेल के बने होते हैं ऑब्वियसली। जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो सब कैसे होंगे, यूनिसेलुलर ही होंगे। ठीक है जी। कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब क्या है कि है तो यूनिसेलुलर ही, लेकिन कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब होता है, मतलब थ्रेड की तरह, है ना, थ्रेड्स की तरह भी होते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं, मेराइन वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं, और टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, सॉइल के अंदर भी आपको ये मिल जाएंगे। तो इनकी लोकेशन जो है अलग अलग हो सकती है। मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होते हैं तो क्या होता है, इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इनको जिसकी मूवमेंट से ये मूव करते हैं। नॉन मोटाइल हो सकते हैं। नॉन मोटाइल क्यों होंगे, अगर इनके पास फ्लैजिला अब्सेंट है तो ये नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोसिस्ट, ये याद रखना है। हिट्रोसिस्ट, ये हिट्रोसिस्ट क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। आपने बचपन में भी बहुत बार इसको पढ़ लिया होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है जी। फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, और बायोलॉजिकल भी होती है। बायोलॉजिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। तो ये एक एल्गी है जिसका नाम क्या है, नोस्टॉक। ये एग्जाम्पल क्या है, नोस्टॉक है। इसके पास आप देख सकते हो, ये एक हिट्रोसिस्ट है। ये जो सेल है, ये कैसी है, हिट्रोसिस्ट सेल है। तो ये हिट्रोसिस्ट सेल क्या करेगी, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता। उसको नाइट्रेट के अंदर, नाइट्राइट के अंदर, अमोनिया के अंदर, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर उसको चेंज करना होता है, तब वो यूजेबल होती है। ठीक है जी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, नोस्टॉक हो गया और एनाबीना हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक इसके अंदर क्या होता है, एक नकली तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसको भी हम देखेंगे कि वो असली प्योर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसलिए मोस्टली आपको यही मिलेगा कि जो बैक्टीरिया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए, दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है इसमें, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल के दो पार्ट्स मेन कौन कौन से हैं, एक है बाइनरी फिजन, ठीक है जी, और दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, देखिए फिजन का मतलब होता है टूटना। बाइनरी का मतलब हो गया, बाइनरी फिजन का मतलब हो गया एक से दो में टूटना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेल होती है, ये सेल क्या करेगी,
डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 2 सेल के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये क्या बनाएगी, 2 सेल बना देगी। तो बैक्टीरिया मोस्टली क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, अपने आप को 2 के अंदर डिवाइड कर लेगा। तो एक ये बैक्टीरिया बन जाएगा और एक ये बैक्टीरिया बन जाएगा। सिंपल सा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ इस पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हो कि ये एक बड़ा बैक्टीरिया दिखाया गया है। ठीक है जी, ये मैच्योर हुआ, ग्रो किया इसने, और अब इसने क्या किया है, अपने आप को 2 में चेंज कर लिया है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ये जो पोर्शन है बीच वाला, यहाँ से ये अलग हो जाएगा जी। ठीक है, और एक अलग बैक्टीरिया ये बन जाएगा, और ये एक अलग बैक्टीरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ये बैक्टीरिया बनेगा और एक ये बैक्टीरिया बनेगा। तो ये क्या होता है, बाइनरी फिजन। इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कुछ बैक्टीरिया जो भी सिंगल है, अभी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये जो पिक्चर दिखाई गई है जस्ट डिवीजन से पहले की दिखाई गई है, मतलब डिवाइड होने ही वाले हैं। एक बैक्टीरिया इस साइड और एक बैक्टीरिया इस साइड। ठीक है, तो मतलब थोड़ी देर बाद ये क्या बैक्टीरिया क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों ही अलग हो जाएंगे, और एक बैक्टीरिया से ही 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक सेल से 2 सेल बन जाना, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो हम इसको एक सेल भी बोल सकते हैं। तो एक बैक्टीरिया जो एक सेल का बना है, वो क्या करेगा, डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना देगा। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गई एसेक्सुअल। ऐसे ही क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें स्पोर कौन से बनते हैं, एंडोस्पोर। 2 तरह के स्पोर होते हैं, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर जो बाहर लगेंगे बॉडी के, एंडोस्पोर जो बॉडी के अंदर लगेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चर के अंदर साफ साफ कि एक ये बैक्टीरिया है, इसकी सेल बनी है। इस सेल के अंदर क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। देखिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं, अगर बैक्टीरिया को हम ना लें, वैसे ही नॉर्मल बात करें, एक ऐसी कंडीशन जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए फेवर में नहीं है। वो एक टेम्परेचर हो सकता है, वो पीएच हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो एक ड्रॉट कंडीशन हो सकती है, या फूड की कमी हो सकती है। कोई भी ऐसी कंडीशन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है। तो ऐसी कंडीशन, जब किसी कोई बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर आता है, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को एक स्पोर के अंदर इकट्ठा कर लेगा। इस स्पोर के अंदर इकट्ठा करने से क्या होगा, ये काफी समय तक उस अनफेवरेबल टाइम को निकाल सकता है, उस अनफेवरेबल टाइम से बच सकता है। तो धीरे धीरे जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो इसकी बाहर की जो सेल होगी वो रप्चर करेगी, और उसमें से ये स्पोर क्या है, बाहर निकल जाएगा। ये स्पोर बाहर निकल जाएगा, और यही स्पोर क्या करेगा, ग्रो करके बैक्टीरिया बन जाएगा। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने आप को बचा लिया और रिप्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया था, इसके अंदर स्पोर बना, और ये स्पोर अंदर अंदर ग्रो करता रहा। जैसे ही अच्छी कंडीशन दोबारा आई, तो सेल वॉल रप्चर हो गई, और इसके अंदर से स्पोर बाहर निकल गया। अब ये दोबारा नया बैक्टीरिया बन जाएगा। तो इस तरह से भी क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले ही बताया गया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्योर नहीं होती है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ पे गैमेट तो बनते ही नहीं है। इनफैक्ट कि यहाँ पे मेल और फीमेल का भी बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें अलग अलग तरह की होती है। फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है हमारे पास ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन को भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है कंजुगेशन, फिर कंजुगेशन को भी पढ़ेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जो एक सेल होगा वो क्या करेगा, एक सेल अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसके फ्रेगमेंट्स बाहर रिलीज कर देगा अपने मीडियम में, जहाँ दूसरे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो ये बैक्टीरिया है, इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, बाहर रिलीज कर दिया। तो आसपास जब रिलीज किया, जो दूसरे बैक्टीरिया होंगे, ये जो बैक्टीरिया है उसने इस जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इनको अपने अंदर ले लिया, और नया जेनेटिक मटेरियल इसके पास बन गया। तो इस बैक्टीरिया के पास क्या है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल था, अपना जो डीएनए था, साथ में क्या हो गया,
इस दूसरे बैक्टीरिया का भी इसके पास आ गया, तो इसके पास दो जेनेटिक मटेरियल हो गए। तो अब क्या हो गया, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्सअप हो गए, तो हमने क्या बोल दिया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। किस फॉर्म से, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप से। दूसरा आता है आपके पास ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लाने के लिए किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया और इसके डीएनए को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और ये जो डीएनए है छोटा छोटा, उसके क्या है, नए बैक्टीरियोफाज बन गए हैं। तो उसका जो क्या था, जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, उससे नए नए बैक्टीरियोफाज बने। तो इससे क्या हुआ, दूसरे बैक्टीरियोफाज बनने से उन बैक्टीरियोफाज के अंदर से, अब वो जब दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, अब ये बैक्टीरियोफाज जब दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, तो उनके अंदर इनका डीएनए मिल जाएगा। तो इस तरह से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल जाता रहता है, किसके थ्रू, बैक्टीरिया फाज के थ्रू। और बैक्टीरिया फाज क्या होता है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन में किसी कैरियर की जरूरत नहीं थी, ये अपने आप ही अपने डीएनए को रिलीज कर रहा था बाहर एनवायरनमेंट के अंदर। और जो दूसरे बैक्टीरिया थे, उन्होंने इस जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को अपने अंदर ले लिया। यहाँ पे क्या है, एक कैरियर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे बैक्टीरिया फाज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल पहुंचा रहा है। अब आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि एक माइनस स्ट्रेन वाला और एक प्लस स्ट्रेन वाला दो बैक्टीरिया होते हैं। तो माइनस स्ट्रेन वाले को हमने फीमेल बोल दिया है, एक्चुअल में फीमेल नहीं होती। और प्लस स्ट्रेन वाले को हमने मेल बोल दिया, एक्चुअल में मेल नहीं होता। तो एफ माइनस और एफ प्लस दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में नजदीक आएंगे। और ये जो प्लस स्ट्रेन वाला होगा, प्लस स्ट्रेन वाला होगा, और जो माइनस स्ट्रेन वाला है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक लिंक बनेगा, एक ट्यूब बनेगी। और उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंजुगेशन ट्यूब। ये कंजुगेशन ट्यूब क्या है, ये इनके अंदर एक ब्रिज बनेगा, इनके अंदर एक रास्ता बनेगा, जिससे, जिसको हम मेल बोल रहे हैं, एफ प्लस बोल रहे हैं, वो अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों बैक्टीरिया आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आए हैं, नजदीक आए हैं। दोनों के बीच में क्या बना, कंजुगेशन ट्यूब बनी। और उस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू इस मेल वाले बैक्टीरिया ने, प्लस वन एफ प्लस वाले बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को फीमेल वाले बैक्टीरिया, एफ माइनस वाले बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। याद रखना है, एक्चुअल में मेल और फीमेल नहीं होते। बस हम क्या कर रहे हैं, जिस बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाला है, उसको हमने बोल दिया मेल। और जो जिस बैक्टीरिया के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल गया है, उसको हमने बोल दिया फीमेल। ठीक है जी, तो ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। लास्ट में हमारे पास आता है एक टॉपिक जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को भी क्या है, बैक्टीरिया के साथ ही रखा गया है। दैट मीन्स कि इनको प्रोकैरियोट्स के अंदर ही रखा गया है। एक्चुअली क्या है, ये जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से ही एक होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होता। हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। इसीलिए इनकी जो शेप होती है चेंज होती रहती है। भाई जब किसी के पास कोई रिजिड सेल वॉल नहीं होती, तो उनकी सेल वॉल क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन ही होगी, तो वो उनकी शेप चेंज होती रहती है। इसलिए इनको जोकर्स ऑफ द बायोलॉजी भी बोल देते हैं। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिजीज काज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं, उनको हम बोलते हैं वो पैथोजेंस हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों को अपने देख लेना है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त, टॉपिक समाप्त है हमारा। और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।